आज हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो है, जिसमें हम लोग को आप पढ़ चुके हैं, पोर्चुगीज पढ़ चुके हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसी क्रम में चौथी कंपनी के बारे में हम देखेंगे, जो का है डेनमार्क की कंपनी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। डेनमार्क की कंपनी है। 1616 में क्या स्थापना हुई था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से डेनमार्क की कंपनी की स्थापना हुई थी। इन्होंने कहा भारत में अपना प्रथम केंद्र पूछे जाएगा तो बहुत याद रखेंगे, 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री है ट्रैंकोबोर तमिलनाडु में खोला गया था। और सेकेंड फैक्ट्री खोला गया था 1676 ईस्वी में सीतारामपुर में खोला गया था, बंगाल में द्वितीय फैक्ट्री। और क्या किया था, 1845 में इन्होंने पूरी कंपनी जितनी थी इसमें कंपनी को बेच कर के जहाँ तक लेकर इन्होंने अपनी कंपनी की फैक्ट्री स्थापना किए थे। 1845 में लास्ट में बेचकर कहाँ किसको चले गए जी, ब्रिटिश को बेचकर चले गए थे। ठीक, ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डेनिश कंपनी 1616 इसमें में दिल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में 1620 में प्रथम फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री ट्रैंकोबोर तमिलनाडु में खोले थे। 1676 में सेकेंड फैक्ट्री श्रीरामपुर में बंगाल में खोले थे। यही बता रहे थे 1845 में दे सोल्ड ऑल द फैक्ट्री, वो का ऑल फैक्ट्री सभी फैक्ट्री को बेचकर टू द ब्रिटिश एंड वेंट अवे, और यहाँ से चले गए थे। ठीक, ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1616 में। भारत कब आए थे, 1620 में। प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोबोर तमिलनाडु में। ठीक ठीक, इसमें द्वितीय फैक्ट्री 1676 में, द्वितीय फैक्ट्री श्रीरामपुर में बंगाल में होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था 1845 में डेनमार्क की कंपनी थी डेनिश, इसको कंपनी बेचकर चली गई, तो क्या मारेंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसमें दिया होगा, ब्रिटिश को बेचकर चले गए थे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसी के क्रम में, आगे क्रम में पांचवी कंपनी थी, यूरोप की कंपनी थी, यूके पाप गोडो से जो वास्को डी गामा उसी रास्ते से भारत आई थी, इसके बारे में देखेंगे। फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांस की कंपनी है, सबसे अंत में आई थी। कब आई थी, 1668 में आई थी भारत में, सबसे अंत में ये आई थी। ठीक, ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में आई थी। और इसकी कंपनी का नाम है क्या है, तो बस याद रखेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में स्थापना हुई, किस नाम से हुई थी, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलीज, इस कंपनी का नाम है पूरा। ठीक, इसका वास्तविक नाम है, ठीक है ना, इसका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखेंगे। ठीक, इसमें जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब वहाँ के राजा पूछ लिया जाता है, तो क्या बने, लुई 14 था। ठीक, लुई 14 था। और उसका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, वित्तीय मंत्री का था, कोलबर्ट था। कौन था, कोलबर्ट था। कोलबर्ट का नाम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इसी के कंपनी के देख रेख में ये कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की खोली गई थी। ठीक, यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। क्या कहा थी, पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। हम लोग पढ़ चुके हैं डच का, डच में पढ़े हैं कि इसमें क्या था जी, ज्वाइंट वेंचर था, सरकारी भी है और कुछ का है जी अब निजी शेयर होल्डर भी है। ठीक, और इसमें क्या पूर्णतः सरकारी है। इस तरह भी हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़े हैं, उसमें 24 बोर्ड मेंबर हुआ करते थे, महारानी विक्टोरिया का भी उसमें कुछ शेयर था। ठीक, तो वो देख लेंगे, थोड़ा सा पहले बता चुके हैं वीडियो में, उसको जाकर हम देख लेंगे। ठीक, इसमें देखेंगे फ्रेंच कंपनी, जो कंपनी लास्ट में आई थी। ठीक, कम लास्ट में आई थी 1664 में कंपनी फ्रांसीसी इंडेस ओरिएंटलिस कंपनी है, पूरा नाम फुल नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जब यहाँ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब स्थापना हुई तो 1664 में, तब वहाँ के राजा कौन थे, तो किंग्स लुई 14 थे। ठीक, और फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट थे। इन्हीं के देख रेख में कंपनी एब्सोल्युटली गवर्नमेंट कंपनी थी, फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्हीं के देख रेख में पूरी कंपनी की देख रेख में चल रही थी। ठीक, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक, ये गवर्नमेंट कंपनी थी। और देखेंगे मेन सेंटर कहाँ कहाँ सेंटर खोले थे, कौन खोले थे, फ्रांसीसी। ठीक, मुख्य केंद्र थे, मेन सेंटर थे। ये डुप्ले के कारण यहाँ से इसका पूरी बिस्तर बांध कर चले गए थे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा देर तक यूरोप की कंपनी रही थी होती। 1668 में भारत का आगमन होता है, अराइव इन इंडिया 1668 में। स्थापना हुई थी 1664 में, लेकिन भारत आए थे 1668 में। प्रथम फैक्ट्री सूरत में खोले थे, फेको कैरो के नेतृत्व में खोले गए थे, फेको कैरो के नेतृत्व में सूरत में 1668 में। प्रथम फैक्ट्री पूछा जाएगा तो 1668 में। अब पूछ लिया जाए कि राजा कौन थे जब फैक्ट्री स्थापना हुई थी, लुई 14वां थे, और फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट थे। ठीक, सेकेंड फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1679 में, 1669 में खोला गया था। 1674 में फेकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। किसने किया था, फेकोइस मार्टिन ने, फाउंडेड बाय द
पौंडीचेरी, ठीक, याद रखेंगे। और इसके बारे में ज़्यादा ये कंपनी इम्पोर्टेंस नहीं है और ब्रिटिश ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश ने ज़्यादा देर तक भारत में राज किएंगे, ठीक। पतन डिक्लाइन कैसे हो गया था, जब 16 से 68 में आई कंपनी भारत, तो बस व्यापार की दृष्टि से, लेकिन 1672 में इन्होंने क्या कर दिया, 1772 में मेनली जो कहा होता है डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया, इन्होंने कहा रहा था कि ज़्यादातर हम पैसे व्यापार करेंगे तो बहुत कम पैसे कमा पाएंगे, अगर हम राजनीतिक नियंत्रण भी कर लेंगे, पॉलिटिकल कंट्रोल भी कर लेंगे भारत से, तो हम टैक्स रिवेन्यू कर लेंगे। ये ज़्यादातर उठपटांग 3-4 दिमाग लगाएगा, जिससे कारण ये कंपनी यहाँ से चली जाएगी। देख लेंगे 1742 तक का हो जाएगा, मात्र व्यापार करते थे, ट्रेड टिल द 1742 में। लेकिन डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर था, जो फ्रांसीसी डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर थे, जो जिसके कारण क्या हो गया था देख लेंगे। ये था कौन सा एम्बिशियस पर्सन था, जो साम्राज्यवाद पूरा साम्राज्य विस्तार करना चाहता, क्योंकि इसमें व्यापार से उतना मुनाफा नहीं हो रहा था, इसके अनुसार नहीं हो रहा था। लेकिन ये क्या कह रहा था कि राजनीतिक और जो भी का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे भारत के, जिससे का टैक्स रेवेन्यू होगा, यहाँ पे हम लोग का एक मोनोपोली स्थापना कर लेंगे। ये भूल गया था कि इसके साथ साथ अंग्रेज भी है, पोर्चुगीज भी है और डेनिस भी है, ये भूल गया था। उसी में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अंग्रेज से 3 गो युद्ध होगा, ठीक, जिससे कारण क्या हो जाएगी, फ्रांसीसी का सफाया हो जाएगा भारत से। अंत में एक ही कंपनी बचेगी, कौन बचेगी, ध्यान से देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमको लास्ट तक पढ़ना है, 1947 के बाद तक एकदम से पढ़ते रहना है अंग्रेज के बारे में। भारतीयों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता था। डुप्ले का होता है एम्पायर एक्सपेंशन था, ठीक, जिससे कारण इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया भी बताए थे, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, अंग्रेजों का क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक, अंग्रेजों से झड़प होगी। एक प्रकार की सहाय संधि व्यवस्था थे, काइंड ऑफ सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू किया था, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर शुरू किया, लेकिन अगर सुव्यवस्थित रूप से किसने चलाएगा तो ब्रिटिश लोग चलाएंगे, ठीक। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या, छोटे छोटे हम लोग का कहते राजा बटे हुए थे, जो क्या होते थे, कहते थे कि डुप्ले बोलता था कि हम आपको का आर्मी सुरक्षा देंगे, बदले में आप इसे क्या कर देंगे, कुछ न कुछ वेतन देते रहेंगे, ठीक, यही है, ठीक, जो छोटे छोटे राजाओं में हम लोग बटे हुए थे। व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षी, ट्रेडिंग एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस, ठीक, ये थे, ठीक, व्यापार से भी करना चाहते थे और राजनीतिक भी अधिकार करना चाहते थे। अंग्रेजों से संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश, अभी बताए थे कि इन लोग भूल गए थे कि जो डुप्ले भूल चुका था कि फ्रांसीसी के अलावा डेनिस भी है, पुर्तगीज भी है, पुर्तगाल भी है, डच भी है, ये सब कंपनियां हैं और ब्रिटिश भी है, तो इनसे क्या हो गया, झड़प। कर्नाटका 3 बार हुए थे, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे, ठीक, देख लेंगे। 3 कर्नाटका युद्ध हुए थे, 3 कॉन्फ्लिक्ट वार्स। प्रथम कर्नाटका युद्ध हुआ था, कारण था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे। परिणाम एक्स-ला-शापेल की संधि से क्या हो गया था, इसका संधि हो गई थी, एक्स-ला-शापेल, ठीक है ना। डुप्ले बना मोर्स था, ठीक है। अडियार की लड़ाई, ये पूछ लिया जाए, अडियार की लड़ाई सेंट थॉमस की लड़ाई एक ही है, ठीक है, 1746 में लड़ा गया था। इसमें फ्रांस की ओर से कैप्टन पैराडाइज था और कर्नाटका के राजा कौन थे, अनवर्दीन के बनाम में हुआ था, ठीक। द्वितीय कर्नाटका युद्ध 1749 से लगाकर 1754 में हुआ था, कारण था हैदराबाद और कर्नाटका के विवादास्पद उत्तराधिकार के मुद्दे पर था, ये कहा था उत्तराधिकार के मुद्दे पर था। परिणाम का हो गया, रिजल्ट का आया, पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हो गया। अंबर की लड़ाई 1749 में, ये पूछ लिया जाए, अंबर की लड़ाई किस संबंधित है, कर्नाटका द्वितीय युद्ध से थे, कर्नाटका द्वितीय युद्ध से। डुप्ले की वापसी, गोल्डू नया गवर्नर बन के आया। अब ये देख लेंगे, इसमें उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे कर्नाटक हैदराबाद में, नासिर जंग बोल रहे थे कि हम हैदराबाद के राजा बन गए, मुजफ्फर जंग बोल रहे थे कि हम हैदराबाद के राजा बनेंगे, जबकि कर्नाटका में भी युद्ध चला। अनवरुद्दीन बोल रहा था कि हम कर्नाटका के राजा बनेंगे, चंदा साहब भी बोल रहे थे कि हम कर्नाटक के राजा बनेंगे, लेकिन इसमें 2 कंपनियां थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, झगड़ा हो रहा था, फ्रांस और अंग्रेज किसकी सहायता करेंगे इसके बारे में। अंग्रेजों ने किसकी सहायता की, अनवरुद्दीन की कर्नाटका में की है
और नासिर जंग की किस में की, हैदराबाद में की। उसी प्रकार फ्रांस ने चंदा साहब को किस में, कर्नाटका में किए, और फ्रांस ने ही मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में सहायता की। तृतीय युद्ध 1758 से 1763 में। एक ही ये क्वेश्चन पूछता है, वांडियास का युद्ध कब हुआ था? 12 जनवरी 1760 में। अंग्रेजों की ओर से कौन था? आयरकुट था। कौन था? आयरकुट था। और फ्रांस की ओर से कैप्टन लाली था। इसमें का पूरी तरह से सफाया, ज़्यादातर धन की हानि हुई किसके? फ्रांसीसी के। इसमें सफाया ही होगा किसमें? वांडीवास के युद्ध से 1760 में होता। 12 जनवरी 1760 में। परिणाम क्या होगा? पेरिस की संधि हुई। फ्रांस के गवर्नर लाली थे। वांडियास का युद्ध हुआ 12 जनवरी 1760 में। अंग्रेजों की ओर से कौन था? आयरकुट था। ये कैप्टन, और किसमें? फ्रांस की ओर से कैप्टन लाली थे। वे वांडीवास का युद्ध से पूरी तरह से फ्रांसीसियों का सफाया होगा भारत में। अब अंत में एक ही कंपनी बचेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे पोर्चुगीज के बारे में पढ़े हैं, डच के बारे में पढ़े हैं, और पार्ट 3 में हम क्या पढ़े हैं? अंग्रेज के बारे में पढ़े हैं। और इसमें पार्ट 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। और क्या है, और ये लास्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कब आई थी? 1668 में आई थी। कब इसका सफाया हो गया था? 1760 में। इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा पेपर